तुम याद रखना ट्रेडमार्क हॉरर स्टोरी चैनल है। इस कहानी का कोई भी भाग किसी भी रूप में इस्तेमाल करना कानूनन दंडनीय अपराध है। यह कहानी सिर्फ हमारे YouTube श्रोताओं के लिए है। हमसे संपर्क करने के लिए विजिट करें तुम याद रखना .com या ईमेल करें तुम याद रखना @gmail.com। आज की कहानी है लाश फॉर सेल, वीजा बोर्ड का आतंक। आवाज व कहानी कुशल ग्रोवर। जैसे पिछली कहानी में बताया गया कि इंसान हमेशा ये जानने की कोशिश में रहा है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, और इसके लिए इंसान कई तरह से मृत आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करता रहा है। इसके लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीके बहुत ही खतरनाक हैं और इसके परिणाम कई बार बहुत भयानक साबित हो सकते हैं। एक बहुत ही विख्यात डीमोनोलॉजिस्ट यानी जो डीमंस यानी भूत प्रेतों के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं, एड और लॉरेन वॉरेन इस क्षेत्र में काम करने वालों और जानने वालों के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है। उनकी लिखी किताबों की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उनके विख्यात केसेस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल ही में आई कॉन्जरिंग और एनाबेल सीरीज की फिल्में उन्हीं के काम की एक कड़ी हैं। वीजा बोर्ड यानी वो बोर्ड जिस पर A से Z तक के सारे अक्षर, 1 से 0 तक के सारे अंक, यस और नो इत्यादि शब्द बने होते हैं। कंप्यूटर के कर्सर की तरह एक प्लेनचेट जिसका आकार तीर की तरह होता है, ताकि जब किसी मृत व्यक्ति से बात करनी हो तो वह तीर का नोकीला कोना शब्दों और अंकों पर से घूमता हुआ हमें उस पार की आत्मा की बात सही से समझा सके। हर अक्षर को जोड़ने से शब्द बनते हैं और उसी से धीरे धीरे वाक्य, जिससे स्पिरिट या भूत हमारे सवालों के जवाब देते हैं। हालांकि एड और लॉरेन का ऐसा मानना है कि दूसरी ओर से आमतौर पर उस बोर्ड के द्वारा जवाब देने वाली मृत आत्माएं नहीं होती, बल्कि वे कई बार बहुत खतरनाक शैतानी शक्तियां होती हैं जो या तो उन आत्माओं का रूप धरकर उनकी ओर से जवाब देती हैं या वे इन निरीह आत्माओं को कैद कर देती हैं। ये बेचारी आत्माएं कई बार वो होती हैं जो ये भी नहीं जानती कि वो मर चुकी हैं, यानी एक इंसान के रूप में उनका काम धरती पर खत्म हो चुका है और अब उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए आगे के लोकों में जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में इन्हें वेवर्ड्स यानी रास्ता भटकी हुई आत्माएं भी कहा जाता है। वेवर्ड्स ये अपने मृत्यु के क्षण में इस तरह से कैद हो जाती हैं कि उससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इन्हें अर्थ बाउंड यानी धरती से बंधी हुई आत्माएं भी कहा जाता है। इनसे बात करना लगभग ऐसा है जैसे किसी समझ बूझ खो चुके व्यक्ति को रास्ते पर
वापस लाना। ये काल चक्र में इस प्रकार अटक जाती हैं कि उससे निकल पाना असंभव है। वीजा बोर्ड गेम दुनिया की सबसे खतरनाक बोर्ड गेम कही जाती है। अमेरिका में ये बोर्ड लगभग हर खिलौने की दुकान में उपलब्ध हैं और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक इस गेम को खेलते हैं। एक प्रकार से यह गेम पारलौकिक यानी पैरानॉर्मल संसार की चाबी है। आपके खटखटाने से दरवाज़ा तो खुल सकता है, पर दरवाजे के उस पार आपसे मिलने कौन आया है, यह आपको मालूम बहुत बाद में चलता है। इसी तरह एक बार भावनगर में रहने वाली ज्योति के लिए उसके महेश अंकल अमेरिका से वीजा बोर्ड गेम लेकर आए। ज्योति ने इस गेम के लिए आसमान सर पर उठा रखा था। महेश अंकल और ज्योति के मम्मी पापा यानी मिस्टर और मिसेज शाह, वे भी नहीं जानते थे कि यह छोटा सा बोर्ड किसी के लिए नर्क की चाबी भी बन सकता है। शुरू में तो ये उसके लिए एकदम गुड्डे गुड़िया जैसा खेल था। 11 वर्ष की ज्योति अपने छोटे से कमरे में उस बोर्ड को खोलकर बैठती, कुछ प्रश्न अपनी डायरी में लिख कर रखती और वीजा बोर्ड या जिसे स्पिरिट बोर्ड भी कहा जाता है पर प्लेनचेट के द्वारा अपने सवाल पूछती। रश्मि के पापा उसे बर्थडे पर क्या देंगे? क्या इस फ्राइडे मैडम साइंस का होमवर्क देंगी? मैथ्स के सर मंडे को टेस्ट लेंगे या नहीं? इस बार स्कूल का पिकनिक कहाँ जाएगा? इस तरह के बड़े ही मासूम सवाल वो छोटी बच्ची उस बोर्ड से पूछती। ये अलादीन के जिन्न की तरह था। ज्योति को अपने सारे सवालों के सही जवाब मिलने लगे थे। यहाँ तक कि ज्योति अपने मन की सारी बातें वीजा बोर्ड को बताने लगी थी। फिर तो ये रोज का काम बन गया। रोज शाम बोर्ड के आसपास ज्योति और उसकी कुछ दोस्त बैठ जाती और प्लेनचेट पर हाथ रखकर आत्मा से अपने सवाल पूछे जाते। सब बच्चियों को एक विचित्र सी खुशी मिलती थी। ये उनका एक सीक्रेट बन गया था जो उनको सबके सीक्रेट बताने लगा था। बस बोर्ड लगाओ, प्लेनचेट रखो और कोई भी सवाल पूछो। कभी कभी वे बच्चियां सोचती कि कितना अच्छा हो कि ये बोर्ड एग्जाम में ले जाने की परमिशन मिल जाए, पर वे नहीं जानती थीं कि वे मौत से खेल रही हैं। वीजा बोर्ड से खेलने के भयानक परिणाम के बारे में मैं वेरोनिका मूवी की असली कहानी में पहले भी बता चुका हूँ। ये वीडियो इसी चैनल पर YouTube श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ भी पहले तो उस आत्मा ने ज्योति को बड़ी मासूमियत से अपनी ओर खींचा। फिर लगभग 1 महीने बाद इसके भयानक परिणाम सामने आने शुरू हो गए। मिस गीतिका की साइंस की क्लास चल रही थी। सब बच्चे बोर्ड पर लिखा लेसन नोट कर रहे थे। तभी जाने क्या हुआ, ज्योति ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकाला और बिना किसी झिझक के अपनी कलाई पर उससे 4-5 वार किए। उसकी कलाई से खून बह निकला। इसके बाद वह अपने डेस्क के ऊपर हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। खून बहकर उसके कंधे तक आ चुका था। उसके आसपास के बच्चों ने अचानक ये देखा तो पूरी क्लास के बच्चे चीख पड़े। ज्योति धड़ाम से डेस्क से जमीन पर गिरी और अचेत हो गई। ये खबर घर पहुंची।
मिस्टर शाह ऑफिस से और मिसेस शाह घर से भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। स्कूल वालों ने घबराकर पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और ज्योति एकदम एक नॉर्मल बच्ची है, यह सारे बयान देने के बाद पुलिस वाले संतुष्ट होकर चले गए और इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना मानकर भूल जाया गया। ज्योति को हॉस्पिटल से घर ले आया गया। ज्योति के घर वाले बहुत परेशान थे। उसकी मम्मी ने तो उसकी खून सनी ड्रेस कूड़े में फेंक दी और कहा कि तुम्हें नई ड्रेस लेकर देंगे, ये ड्रेस अब दोबारा नहीं पहनी जाएगी। पर वे जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। पापा मम्मी के बहुत जोर देने पर भी ज्योति ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि यह सब क्यों हो रहा था। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे ऐसा लगा सब नॉर्मल हो चुका है। ज्योति रोज शाम उसी तरह वीजा बोर्ड के साथ बैठी रहती, पर अब उसकी बातचीत बोलकर नहीं होती थी। वह बस बोर्ड के साथ प्लेनचेट पर उंगली रखकर बैठ जाती और प्लेनचेट बोर्ड पर अक्षर से अंक और अंक से अक्षर पर घूमता रहता। ज्योति अब खोई खोई सी रहने लगी थी। उसके कमरे का दरवाजा अक्सर बंद रहता था। किसी के खटखटाने पर वह आसानी से कोई जवाब नहीं देती थी। एक रविवार मिस्टर और मिसेस शाह को किसी काम से दिन भर के लिए कहीं जाना पड़ा। उन्हें आते आते काफी रात हो गई थी। लौटकर देखा तो घर का इंटरलॉक वैसे ही बंद था जैसे वो छोड़कर गए थे। ज्योति के लिए टेबल पर रखा खाना भी किसी ने छुआ नहीं था। रात के कोई 1 बज चुके थे। उसकी मां ने परेशान होकर ज्योति को आवाज लगाई, ज्योति, ज्योति, कहां हो तुम? तुमने अभी तक सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? कोई जवाब नहीं मिला। उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, पर कोई जवाब नहीं आया। जाने क्यों उसके कमरे से बहुत ही घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। ज्योति की मां ने घबराकर उसके पिता को बुलाया और जोर से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर जो दिखा उसे देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए। ज्योति जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी और उसके आसपास उसकी 10-12 गुड़ियां गिरी हुई थी, पर उन गुड़ियाओं के चेहरों की जगह चूहों के कटे हुए सर लगे थे। कमरे में चूहों के धड़ और खून चारों ओर बिखरे थे। यह दृश्य किसी भी मां बाप का खून जमा देने के लिए काफी था। उसकी मां तो गश खाकर दरवाजे के पास गिर पड़ी। मिस्टर शाह दौड़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लाए और हॉस्पिटल ले गए। ऊपर वाले की दया थी, वह ठीक थी, पर होश में नहीं थी। उसे रात भर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, पर बात अब हद के पार जा चुकी थी। डॉक्टरों ने तो इस बात को महज एक इत्तेफाक, एक दुर्घटना कहकर टाल दिया, पर वे दोनों पति पत्नी जानते थे कि यह इत्तेफाक से कुछ ज्यादा है। ऐसी बात ज्यादा दिन छुपाकर रखना भी मुश्किल है। ज्योति के अजीब से बर्ताव को किसी के लिए भी अनदेखा कर पाना बहुत मुश्किल था। वह अब अलग थलग सी रहने लगी थी। अपने साथ की बच्चियों से बात करना अब उसे पसंद नहीं था। हर दूसरे दिन उसे 102, 103 तक बुखार आ जाता था।
धीरे धीरे उसका स्कूल जाना भी कम हो गया था। एक शाम ज्योति की मां सोकर उठी तो शाम की सलेटी रोशनी अंधेरे में बदल रही थी। उठकर उन्होंने ज्योति को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। वह ज्योति के कमरे की ओर गईं और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो वह खुल गया। ज्योति के कमरे में अभी अंधेरा ही था। ज्योति ने अभी तक लाइट नहीं जलाई थी और वह जमीन पर वीजा बोर्ड खोलकर बैठी किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। पर कमरे में तो ज्योति के अलावा और कोई नहीं था। उसकी मां ने दौड़कर लाइट का स्विच ऑन किया और जो देखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। ज्योति के हाथ में आधा खाया हुआ कबूतर था और कुछ कबूतर के टुकड़े वह मुंह में चबा रही थी। ज्योति के मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। लाइट जलते ही वह जोर से चीखी, चली जा यहां से, नहीं तो मार दूंगा। उसकी मां को तो काटो तो खून नहीं। डर के मारे वह कुछ ही सेकंड्स में पड़ोस की निधि भाभी के घर जा पहुंची। वहां से मिस्टर शाह को फोन किया गया। रात को ऑफिस से आते ही मिस्टर शाह और निधि के पति दोनों ने मिलकर ज्योति को बाहर निकाला। उसके हाथ मुंह धुलवाए गए। शायद ये समझने में उन लोगों ने बहुत देर कर दी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये मामला किसी मामूली इंसान के बस का नहीं है और विज्ञान जरूर ही इसे कोरी कपोल कल्पना कहकर टाल देगा। बहुत खोजने और पूछने के बाद एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलवाया गया। जावरा बहुत मशहूर तांत्रिक था। तांत्रिक के समझाने पर यह तय हुआ कि ज्योति को आज की रात उस घर में ना सुलाया जाए। जावरा ने ध्यान से ज्योति के कमरे का मुआयना किया और एकदम मौन हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इसके कुछ समय बाद ही उसने ज्योति के पिता को बुलवाया और बोला कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ी शैतानी शक्ति को इस दुनिया में बुला लिया है। यह जो बोर्ड आपके सामने यहां रखा है, यही इसकी जड़ है। यह बोर्ड नहीं है, बल्कि शैतानों के शैतान इब्लिस के लिए खोला हुआ दरवाजा है। तुम्हारी बेटी इस समय खुद इब्लिस के कब्जे में है। उसका शरीर तो यहां है, पर आत्मा इब्लिस के पास गिरवी है। तो अब हम क्या करें? घबराहट में मिस्टर शाह बोले। तुम क्या करोगे शाह? इब्लिस खुद शैतानों का शैतान है, बल्कि यूं कहो कि वो शैतानों का भगवान है। महाराज, हमें बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। आप कहें तो मैं इस बोर्ड के टुकड़े टुकड़े करके जला देता हूं। ठहरो, पीछे हट जाओ, आगे मत आना, हाथ मत लगाना इस बोर्ड को। वो कितना भी बड़ा शैतान हो, पर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखो। ईश्वर की शक्ति सबसे महान है। जावरा ने यह कहते हुए कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कमरे में गहरा सन्नाटा हो गया था। ज्योति का अब क्या होगा, यह सोचकर मिस्टर शाह का दिल तेजी से धड़क रहा था। अच्छा ही हुआ कि मैं ज्योति की मां को यहां नहीं लाया।
वो यह सुनती तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शाह अभी इसी उधेड़बुन में थे कि तभी जावरा ने अपनी आंखें खोली। क्या कर सकते हो अपनी बेटी को बचाने के लिए? जो आप कहें महाराज। जो मैं कहूं? मेरे कहने का वक्त जा चुका शाह। अब तो वो करो जो इब्लिस चाहता है। क्या चाहता है वो? इब्लिस तुम्हारे बच्चे की लाश चाहता है। क्या? मेरा बच्चा? मेरी तो बस एक बेटी है। और क्या वो मर जाएगी? उसे इस बात से कोई मतलब नहीं शाह। तुम्हें एक बच्चे की लाश को गोद लेना होगा। लाश को? हकलाना बंद करो तुम। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें आज रात ही एक लाश का बंदोबस्त करना होगा। मैंने कहा ना, हकलाना बंद करो। आओ मेरे साथ। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? जी महाराज, मैं गाड़ी निकालता हूं। एक मोटी रकम जेब में रख लेना शाह। कौन जाने मौत की क्या कीमत देनी पड़े। लाश फॉर सेल, वीजा बोर्ड का आतंक, भाग 1 का अंत। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तुम याद रखना।